नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक गहलोत के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी दिन, कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी अब वो नहीं रहने वाले हैं और नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के दायित्व को, राजस्थान के विकास के बैटन को अशोक गहलोत से लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से राजस्थान की सियासत में जो बात नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले कह गए थे कि अशोक गहलोत जी अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को भी ये पता था कि अशोक गहलोत जी की राजनीति का अब ये अवसान काल है और इस अवसान काल की रूपरेखा, उसकी पृष्ठभूमि स्वयं उन्होंने ही तय की थी, यानी अशोक गहलोत जी ने। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि गए गहलोत के दिन पायलट के लिए मैदान खाली। गए गहलोत के दिन पायलट के लिए मैदान खाली। ये बात चुनाव से पहले संभाली जा सकती थी, लेकिन अब उस पर बात करने का फायदा ही क्या। सचिन पायलट की पूरी ऊर्जा कांग्रेस के लिए लगी नहीं। अशोक गहलोत जी ने अपने लिए इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा अपने इर्द गिर्द पैदा कर ली, संगठन के भीतर और संगठन के बाहर, कि उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब इस बात को समझने की भी जरूरत है कि राजनीति में सचिन पायलट के लिए राजस्थान में क्या बचा है, क्या कुछ वो कर सकते हैं, कांग्रेस के लिए वो कितना उपयोगी हैं, कितना उपयोगी साबित होंगे, अपने लिए, प्रदेश की जनता के लिए और भावी राजनीति के लिए क्या कुछ बचा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सचिन पायलट, इनमें ऊर्जा है, प्रतिभा है, नैरेटिव गढ़ने की क्षमता है, समर्पण है, काम करने का जज्बा है, विरासत है और कांग्रेस में रहते हुए गांधी परिवार का एक वरद हस्त भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी वो पसंद है। ये आज की तारीख में स्थिति है। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो बहुत पहले से मैं ये कहता रहा हूं कि अशोक गहलोत के लिए आर पार का समय था। आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे अशोक गहलोत और उस लड़ाई में आला कमान की का जो विशेष कृपा पात्र वो रहे थे, वो खत्म हो चुका था। आला कमान निजात पाना चाहता था अशोक गहलोत से और अशोक गहलोत मौका नहीं छोड़ रहे थे कि हम कैसे पद पर चिपके रहें, कैसे कांग्रेस से लटके रहें। ये हालात बन गए थे। वहीं सचिन पायलट, जिनको अशोक गहलोत ने लगातार दरकिनार करके रखा, दूर करके रखा, आलाकमान ने सचिन पायलट के संघर्ष को करीब से समझा, उनकी भावना को परखा कि आखिर कोई व्यक्ति कैसे इस तरीके से मजबूर हो गया है कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के विरोध करने को। और जब परखा तो उन्होंने सचिन पायलट को सही पाया। सचिन पायलट ने भी कुछ रियलाइजेशन उनमें पैदा हुआ और वो पार्टी के लिए लग गए। लेकिन अशोक गहलोत उनको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं, अनुकूलित होने के लिए तैयार नहीं। ये स्थिति पार्टी के लिए बनी रही।
और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन ये थोड़ी अतीत की बातें हो जाती हैं। वर्तमान और भविष्य की बात करें तो बीजेपी ने जो राजनीति चुनी है, मैं बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की राजनीति बीजेपी की रणनीति के समांतर ही चलेगी। बीजेपी ने एक कॉम्बिनेशन नेतृत्व का बनाया है जिनमें ब्राह्मण को प्राथमिकता है। ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा वोट भी किए हैं बीजेपी को अपने कुनबे से। इसके अलावा उन्होंने क्षत्रिय नेतृत्व को थोड़ा सा दर्जा घटाते हुए बरकरार रखा है और जाहिर बात है कि जनजाति को भी जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद जो स्पेस है जिसकी उपेक्षा हुई है वो बहुत गंभीर चूक हम मानते हैं बीजेपी के लिए, जो सचिन पायलट के लिए फ्यूचर की राजनीति का आधार बन सकता है। बीजेपी ने क्या चूक की है? बीजेपी ने जाट, गुर्जर, मीणा, क्योंकि जनजाति में मीणा एक अलग से प्रभुत्व रखता है, इन तीनों जातियों की घनघोर उपेक्षा की है। मंत्रिपरिषद में जगह देना ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने एक मैसेज दिया है और लोग समझते हैं इस बात को। इस बात को मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये बोलना जरूरी है कि ये तीनों जातियां जो हैं नेतृत्व विहीन जातियां नहीं हैं। मैं एक प्लेट के जरिए बात रखना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुकानी होगी कीमत। भारी पड़ेगी जाट गुर्जरों की उपेक्षा, और नेता विहीन नहीं है राजस्थान के जाट गुर्जर। मीणा जनजाति में भी उबल रहा है आक्रोश। ये दो तीन पॉइंट्स के इर्द गिर्द हम बात को रखना चाहते हैं। किसी जाति को नकार कर, किसी समुदाय को नकार कर राजनीति थोड़े समय तक तो हो सकती है, हमेशा नहीं हो सकती। बीजेपी की राजनीति जो वर्तमान में मजबूत जो कड़ी होती है उसको हटाते हुए एक नया विकल्प देने की कोशिश करने की होती है। हरियाणा में जाट के वर्चस्व को बीजेपी ने तोड़ा, मनोहर लाल खट्टर जी को वहां स्थापित किया। हालांकि दूसरी बार सरकार बड़ी मुश्किल से बनी है और वो भी जेजेपी जाटों के सहयोग से बनी है, वरना बीजेपी दोबारा सरकार में नहीं आ रही थी। कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, इसके बावजूद कि मन से चुनाव नहीं लड़ा था। इसी तरीके से महाराष्ट्र में मराठों की जाति को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने ब्राह्मण नेतृत्व को खड़ा किया। हर जगह बीजेपी की ये कोशिश होती है, जैसे मुसलमानों को दरकिनार करके हिंदुओं को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, इस राजनीति पर बीजेपी ने फोकस किया और वो एकदम खुलेआम मुसलमानों को दरकिनार करते हैं। लेकिन सफल बीजेपी रही है निश्चित रूप से कि मुसलमान का कोई सर्वमान्य नेता, मुसलमानों के लिए कोई पार्टी, मुसलमानों के लिए कोई सियासत इस देश में पनपी नहीं है। इसीलिए बीजेपी सफल रही है कि मुसलमानों को दरकिनार करके आप वो राजनीति करती चली जा रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में ब्राह्मण नेतृत्व खड़ा करना और मराठों को दरकिनार करना बीजेपी को भारी पड़ा, वो सत्ता से बाहर हो गई। यह बात अलग है कि बाद में उन्हीं मराठों को तोड़ करके, जोड़ करके और ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बना करके वो सरकार में आई है। लेकिन बीजेपी ने अपना मूल स्वभाव जो है मराठा विरोध का अभी छोड़ा नहीं है। क्या जाट और गुर्जर
मीणा, इन जातियों को दरकिनार करने की ठान ली है भारतीय जनता पार्टी ने। यही इसी पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहता था। अगर बीजेपी ने ये सोच लिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और गैर मीणा आदिवासियों को साथ लेकर के वो राजनीति निकाल लेगी, तो समझिए लोकसभा चुनाव नतीजों में तुरंत के तुरंत इसके बुरे परिणाम दिखने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुसलमानों में जिस तरीके से कोई एक पुख्ता नेतृत्व हो, ऐसा नहीं है, उसकी कमी है, वैसी बात इन जातियों के साथ नहीं है। राजस्थान में, राजस्थान में मीणा भी संगठित हैं, जाट भी संगठित हैं और गुर्जर भी संगठित हैं। और इन सब के बीच कमोबेश सचिन पायलट समान रूप से लोकप्रिय भी हैं। तो इनको नेता खोजना नहीं है। बीजेपी ने इनको दरकिनार किया, ये अपना नेता खोज चुके होंगे मन ही मन और आने वाले दिनों में क्रमशः। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। राजस्थान को आप ऐसा न समझिए कि किसी समुदाय को आप दरकिनार करके राजनीति कर लेंगे। ये हरियाणा नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है। राजस्थान में जाति जाति के गुलदस्ते को संभाल कर रखना होता है। बीजेपी ने जब भी सत्ता हासिल की है, ऐसा किया है। कांग्रेस ने भी ऐसा किया है, तभी वहां अल्टरनेटली दोनों को सभी जाति मिलकर सत्ता सौंपते रहे हैं। कभी किसी जाति का प्रोपोर्शन अधिक हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है, लेकिन गुलदस्ते में सभी जातियों को समेट कर रखने की प्रवृत्ति राजस्थान की रही है। इस पर हमला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है, बांटने वाली सियासत, नफरत फैलाने वाली सियासत, वो सियासत राजस्थान में भी घुसपैठ करने लगी है। और मुख्यमंत्री तय होने के साथ ये बात दिखने भी लगी है। मंत्रिपरिषद में भी ये बात स्पष्ट दिखेगी। और ये समझ लीजिए कि जैसे जाट हैं, जाटों ने बंट करके मतदान किया, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा कांग्रेस के साथ रहा। गुर्जर भी बंट करके मतदान करते दिखे, लेकिन वो कांग्रेस से दूर हो गए, ऐसा भी नहीं रहा। नुकसान हुआ गुर्जर बहुल इलाकों में, उन जिलों में जहां 42 सीटें हैं। पहले जहां कांग्रेस को 29 सीटें मिला करती थी, अब 14 पर आ गई, 16 पर संभवतः 14 सीटों का नुकसान हुआ है। 15 या 16 सीटों पर कांग्रेस आई है। इसी तरीके से इतना फायदा हुआ है बीजेपी को। लेकिन ये कांग्रेस से बिल्कुल दूर हो गई ऐसा नहीं, लेकिन जो कांग्रेस से दूरी बनी, गुर्जर, जाट, इन्होंने जो कम वोट किए, इवन मीणा भी, तो इसका क्या कोई प्रतिफल इनको मिला? उल्टे बीजेपी ने इन जातियों की अवहेलना की है, इन समुदायों की अवहेलना की है, या ऐसा रुख दिखाया है। ये वो मैदान है जो सचिन पायलट के लिए बिल्कुल खाली है। सचिन पायलट ऐसे भी नेता हैं, और जब मैदान में उतर जाएंगे तो निश्चित रूप से वो और मजबूत आवाज बन करके उभरेंगे। सचिन पायलट के साथ चूंकि कांग्रेस का नेतृत्व खड़ा है, आला कमान खड़ा है, इस वजह से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और अब सत्ता का चुंबक अशोक गहलोत के हाथ से जा चुका है। वो अब लोहा बन गए हैं। पहले चुंबक थे, सत्ता का चुंबक उस लोहे को चुंबकत्व प्रदान कर रहा था, लेकिन सत्ता निकल जाने के बाद, चुंबकत्व खत्म होने के बाद, वह लोहा बन चुका है। अब लोहे में जंग भी लगी दिख रही है। जाहिर बात है, कोई इस जंग लगे लोहे में की ओर आकर्षित नहीं होगा। जो लोग भी मजबूरी में सत्ता के चुंबक के कारण इनके साथ रहे, अशोक गहलोत के साथ रहे, वो अब साथ नहीं रहेंगे, यह तय है।
और एक बात ये भी थोड़ी तुलना करने की जरूरत है कि वसुंधरा राजे, उनके साथ बहुत सारे समर्थक रहे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने टिकट दिलवाया। अपने समर्थकों के लिए वसुंधरा राजे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी लड़ाई मोल ली, क्योंकि मुख्यमंत्री और चेहरा का सवाल तो बाद में आया। पहले तो वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार जब वसुंधरा राजे जी को मनाकर राजनाथ सिंह ले गए विधायक दल की बैठक में, उनके हाथ में वो पर्ची पकड़ाई और पर्ची देखते साथ जब वसुंधरा बुदबुदाई राजनाथ सिंह की तरफ देखते हुए, तो राजनाथ सिंह ने नजरें उनकी ओर करना भी उचित नहीं समझा। वो सामने की ओर देखते रहे और वसुंधरा राजे की पर्ची के हाथों में जो पर्ची थी, उसमें जो नाम लिखे थे, उसको जुबान दे दी कि भजन लाल शर्मा प्रस्तावित नाम है मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन तालियां नहीं बजी, बिल्कुल तालियां नहीं बजी, स्तब्ध रह गए लोग, क्योंकि जितनी स्तब्ध वसुंधरा थी, उतनी ही स्तब्ध वहां मौजूद लोग। हॉल में सन्नाटा था। किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नाम सामने करने के बाद ऐसा सन्नाटा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। लेकिन तत्क्षण राजनाथ सिंह जी ने एक सवाल भी कर लिया कि आप लोगों के पास कोई दूसरा नाम है क्या? लेकिन क्या मजाल कि वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक भी खड़े होकर कहते हैं, हाँ वसुंधरा राजे दूसरा नाम है। एक समर्थक भी वसुंधरा राजे का नाम लेकर चीखता, आवाज लगाता, खड़ा होता नहीं दिखा। समझिए, ये तो धरती फट जाए और मैं कूद जाऊं, वैसी अवस्था वसुंधरा राजे के लिए पैदा हो गई। जिन समर्थकों के लिए क्या क्या नहीं किया, उन समर्थकों ने मौके पर आवाज तक नहीं उठाई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके मुकाबले सचिन पायलट सौभाग्यशाली हैं कि उनके समर्थकों ने विपरीत परिस्थितियों में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। पार्टी से पद पद से अलग कर दिया गया, पार्टी से दूर हुए, जो कांग्रेस के दफ्तर में जाना उनका बंद हो गया, लेकिन सचिन पायलट के समर्थकों ने कभी सचिन पायलट का साथ नहीं छोड़ा। खुशनसीब हैं सचिन पायलट। और तरस आता है हमें वसुंधरा राजे जी के लिए नहीं, उनके समर्थकों के लिए। कैसे समर्थक हो भाई, कैसे समर्थक हो जो वक्त पर आवाज न दे सके, समर्थन न दे सके वक्त पर, वो समर्थक कैसा? लेकिन राजनीति में ऐसे वक्त भी आते हैं जब, वो कहते हैं ना गाना, वक्त ऐसा भी कभी इंसान पे आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। तो वो वक्त आया, वसुंधरा राजे जी ने उस वक्त को देखा, फील किया, महसूस किया। वो वक्त बहुत छोटा था, क्षणिक था, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट है। उस क्षणिक वक्त का लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट है, रहेगा। तो ये जो मैं थोड़ा विवेचना थोड़ी ज्यादा कर रहा था, ताकि इमोशनली भी आप चीजों को समझें। आज अशोक गहलोत के लिए आप क्या समझते हैं? जब वसुंधरा राजे के लिए उनके समर्थक खड़े नहीं हुए, तो अशोक गहलोत के लिए अब खड़े होंगे जब सत्ता जा चुकी है।
कोई नहीं खड़ा होगा। अब राजस्थान में कांग्रेस सुरक्षित है सचिन पायलट के हाथों में, और सचिन पायलट भविष्य हैं। याद कीजिए प्रियंका गांधी चुनाव से पहले क्या कह रही थी, यही कह रही थी, और उसमें वो बात छिपी हुई थी कि चुनाव नतीजे क्या होंगे। चुनाव नतीजे कुछ भी होंगे, राजस्थान का भविष्य सचिन पायलट है, प्रियंका गांधी कह कर गई, और वो हालात आ चुके हैं, बन चुके हैं। सचिन पायलट के हाथों में कांग्रेस अब सुरक्षित भी रहेगी, मजबूत भी होगी, नई ऊर्जा भी लौटेगी, नई प्राणवायु का संचार भी होगा, और तत्काल परीक्षा 2019 का लोकसभा चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट के लिए बहुत मुफीद वक्त है, बहुत अनुकूल वक्त है। उनको नेता प्रतिपक्ष वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। सचिन पायलट को पार्टी की कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष तय करें, वो तय करें कि राजस्थान में राजनीति कैसे होगी, और लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक धरातल तैयार है, गुर्जर, जाट, मीणा और तमाम दूसरी जातियां, इवन क्षत्रिय भी नाखुश हैं। वसुंधरा राजे के को जिस तरीके से दरकिनार किया गया है, जाट, गुर्जर, क्षत्रिय, ये तमाम लोग नाराज हैं, दुखी हैं, नाराज नहीं, दुखी हैं। और इस दुख से जुड़ करके सचिन पायलट कांग्रेस के लिए अपनी जमीन को बढ़ा भी सकते हैं, फैला भी सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इस समय इतना ही। हमारी नजर तो बीजेपी की सियासत पर भी है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे और आपके बीच संवाद निरंतर जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।